क्रैश कोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जेई में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कंपटीशन बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। जब अपन ने यार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी तब मैंने आपसे एक बात कही थी कि सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ एलिमिनेशन भी पॉसिबल है। ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल रखें भाई। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन के साथ एलिमिनेशन भी हो सकता है। अब दिक्कत ये आती कि सर हम कब सब्स्टिट्यूशन कराएं, कब एलिमिनेशन कराएं, उनकी आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है यार। जो स्टूडेंट चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अपन देखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन, कंपटीशन बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में किस तरह का कंपटीशन होता है। जैसे कि आप जानते हो कि SN1 के साथ E1 कॉम्पिटिट करती है और SN2 के साथ E2 कॉम्पिटिट करती है। जैसे कि समझें आपके पास अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का मतलब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो उस केस में आपका SN1 नहीं हो सकता यार, क्योंकि SN1 जो रहता है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के, और यहां पर तो कार्बोकेटायन इतना ज्यादा स्टेबल होता नहीं है। तो यहां पर SN1 नहीं होने वाली, और SN1 नहीं होने वाली तो E1 का कोई सवाल होता ही नहीं है, क्योंकि SN1 के साथ E1 कॉम्पिटिट करती है। अब बचा क्या, SN2 और E2, ठीक है। आप जानते हो कि प्राइमरी जो अल्काइल हैलाइड होती है वो जनरली मेजरली क्या देती है, SN2 देती है ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये अब यहां पर SN2 और E2 में कंपटीशन होने वाला है। तो यहां पर अगर बात करें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मेनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रिक्टली क्राउडेड बेस है या स्ट्रिक्टली क्राउडेड अल्काइल हैलाइड है तो उस केस में आपका एलिमिनेशन पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मेनली SN2 देने वाली है, लेकिन अगर आपका स्ट्रिक्टली क्राउडेड बेस है या स्ट्रिक्टली क्राउडेड अल्काइल हैलाइड है तो उस केस में E2 भी पॉसिबल है। इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरी अगर बात करूं मैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड मतलब 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड भाई आपकी SN1 भी दे सकती है और SN2 भी दे सकती है। मतलब यहां पर SN1 के साथ E1 का भी कंपटीशन होने वाला है और SN2 के साथ E2 का भी कंपटीशन होने वाला है। SN1 या SN2 डिसाइड करने के लिए आपके पास सॉल्वेंट होता है, PPS है तो SN1 कराओ, PAS है SN2 कराओ। लेकिन अब SN1 और E1 में से क्या कराएं या SN2 और E2 में से क्या कराएं उसकी बात करते हैं। तो यहां पर अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की बात करें तो ये SN2 और E2 दोनों दे सकते हैं, बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है या बल्कियर बेस है या हाई टेम्परेचर है तो इस केस में आपका E2 पॉसिबल होगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर SN2 और E2 की बात करेंगे तो दोनों दे सकता है, सब्स्टिट्यूशन भी दे सकता है, एलिमिनेशन भी दे सकता है। लेकिन अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस है या बल्कियर बेस है या हाई टेम्परेचर है उस केस में आप एलिमिनेशन करवाएं, सब्स्टिट्यूशन ना करवाएं। वहीं अगर मैं SN1 और E1 की बात करता हूं तो यहां पर ये जो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है वो दोनों दे सकता है, सब्स्टिट्यूशन भी दे सकता है और एलिमिनेशन भी दे सकता है। लेकिन अगर आपका हाई टेम्परेचर हो जाता है तो उस केस में आप एलिमिनेशन कराने की सोचेंगे, इस बात का ध्यान रखें। वहीं अगर मैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की बात करता हूं तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड भाई SN2 नहीं देता है ड्यू टू मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। SN1 जनरली देता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है यार, SN2 नहीं देता है। मतलब यहां पर SN2 की कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है। SN1 वर्सेस E1 की अगर बात करें तो यहां पर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड दोनों दे सकता है, SN1 भी दे सकता है और एलिमिनेशन भी दे सकता है। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर है तो एलिमिनेशन कराएं। वहीं अगर आप SN2 और E2 की बात करोगे तो SN2 यहां पर पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां पर एलिमिनेशन हो सकती है, E2 रिएक्शन हो सकती है। इस बात का ध्यान रखेंगे यार। जैसे कि सर हमें तो ये समझना है कि सर SN2 नहीं देगा तो E2 कैसे हो सकता है, क्योंकि SN1 E1 के साथ कॉम्पिटिट कर रहा है, SN2 E2 के साथ कॉम्पिटिट कर रहा है। यार ऐसी कुछ कंडीशन हो जाए जैसे कि आपको स्ट्रॉन्ग बेस गिवन हो, अगर स्ट्रॉन्ग बेस गिवन है तब SN1 नहीं हो सकती, और SN1 नहीं हो सकती तो E1 नहीं हो सकती, ठीक है। SN2 ये देता नहीं है तो बचा क्या है,
बचा क्या है भाई, मेनली एलिमिनेशन होगा, मतलब E2 रिएक्शन होने वाली है यहां पर। तो ये ध्यान रखेंगे, ये चार्ट आपके अगर दिमाग में है तो आप सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में जो कंपटीशन होने वाला है बहुत आसानी से उससे निकल जाएंगे यार, ठीक है। तो इस चार्ट को अपने दिमाग में बसा लो, अगर ये टेबल आपके दिमाग में है तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का जो भी क्वेश्चन आने वाला है वो बहुत रफ्तार से सॉल्व कर सकते हो। अपन इस पे बस कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका ये जो डाउट है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के जो कंपटीशन का डाउट है वो बहुत आसानी से क्लियर हो सकता है यार। नेक्स्ट यार अपन कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है भाई एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन का वो थोड़ा सा मजबूत हो, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कमांड बनानी है भाई तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस टाइम पर प्रैक्टिस बहुत करें, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन देखते हैं यार, आपके पास यहां पर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और यहां पर आपको एक बेस गिवन है CH3O नेगेटिव, ठीक है। इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है। अब यहां पर इस अल्काइल हैलाइड को थोड़ा गौर से देखो, हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो एक और कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और यहां पर आपको क्या गिवन है, स्ट्रॉन्ग बेस गिवन है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस गिवन है तो स्ट्रॉन्ग बेस तो फेवरेबल कंडीशन SN2 की होती है, मतलब यहां पर SN2 और E2 के बीच में कंपटीशन होगा। अब SN2 और E2 के बीच में अगर कंपटीशन हो रहा है तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड मैनली सब्स्टिट्यूशन देता है। अगर आपका स्ट्रिक्टली क्राउडेड बेस या स्ट्रिक्टली क्राउडेड अल्काइल हैलाइड होता है तो एलिमिनेशन हो सकता है। तो यहां पर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब SN2 और E2 के बीच में कंपटीशन होने वाला है। ना तो ये स्ट्रिक्टली क्राउडेड बेस है ना ये स्ट्रिक्टली क्राउडेड अल्काइल हैलाइड है, मतलब यहां पर मेनली क्या होने वाला है, सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, एलिमिनेशन नहीं होने वाला। तो यहां पर ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी SN2 मैकेनिज्म से, तो यहां पर क्या होगा, ये Cl एज अ लिविंग ग्रुप लीव करेगा, OCH3 यहां पर अटैक करेगा और आपका मेजर प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन से बनेगा CH3, यहां पर CH2, ठीक है, और यहां पर OCH3, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ये ध्यान रखेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर होने वाली है, एलिमिनेशन नहीं होने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहां पर भी आपको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड देके रखा हुआ है और यहां पर भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड स्ट्रॉन्ग बेस, ना तो स्ट्रिक्टली क्राउडेड अल्काइल हैलाइड ना स्ट्रिक्टली क्राउडेड बेस। तो यहां पर बेसिकली क्या होने वाला है, SN2 होने वाला है, क्योंकि SN1 के बारे में अपन सोचना ही नहीं है, क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस है तो SN1 का तो कोई काम है ही नहीं है यार, ठीक है। तो यहां पर ये रिएक्शन किससे प्रोसीड होगी, SN2 पास से, और SN2 पास से प्रोसीड होगी तो Br निकलेगा, उसकी जगह पर OCH3 सब्स्टिट्यूट होगा, तो आपका मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है CH3, यहां CH2, यहां CH2 और यहां पर आपके पास OCH3। एलिमिनेशन भी हो सकता है लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा, मैं यहां पर मेजर प्रोडक्ट लिख रहा हूं सिर्फ, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट यहां पर SN2 से होने वाला है और ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेन प्रोडक्ट होने वाला है। नेक्स्ट यहां पर देखें, यहां पर आपके पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और यहां पर O नेगेटिव है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब हमारे पास SN2 और E2 के बीच में कंपटीशन हो सकता है। अब यहां पर अगर थोड़ा सा गौर से देखें तो ये आपके पास स्ट्रिक्टली क्राउडेड बेस है और स्ट्रिक्टली क्राउडेड बेस है, मतलब यहां पर ये जो रिएक्शन प्रोसीड होने वाली है वो E2 से फॉलो करने वाली है, E2 पाथ को फॉलो करेगी और E2 पाथ को फॉलो करेगी तो ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन बीटा कार्बन, यहां से Br, यहां से H निकलेगा। आपका जो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से होने वाला है, यहां होगा CH3, यहां पे होगा CH, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पे आपके पास CH2, इस तरह का आपका मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। नेक्स्ट देखें, आपके पास यहां पर जो अल्काइल हैलाइड गिवन है वो 2 डिग्री गिवन है और 2 डिग्री गिवन है तो यहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि 2 डिग्री में तो सर SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर सॉल्वेंट गिवन है नहीं है, तो सॉल्वेंट नहीं है तो आप कैसे डिसाइड करें। अब इस बेस को थोड़ा गौर से देखें, ये नेगेटिवली चार्ज बेस है, मतलब ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब यहां पर SN2 हो सकती है और E2 हो सकती है। ये हमारा वीक बेस है क्योंकि यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इस कॉन्जुगेशन में है पाई बॉन्ड के, तो ये हमारा वीक बेस और वीक बेस है, मतलब ये SN1 हो सकती है और SN1 और E1 के बीच में यहां कंपटीशन और SN2 और E2 के बीच में यहां कंपटीशन। अब यहां पर थोड़ा गौर से देखें कि यार SN2 और E2 के बीच में जब कंपटीशन होता है तो किस तरह से आप निकाल सकते हो उसकी थोड़ी सी बात करते हैं कि जो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है वो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों दे सकती है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, बल्कियर बेस है या हाई टेम्परेचर है तो एलिमिनेशन, ठीक है। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस है यार ये, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहां पर मेनली ये रिएक्शन प्रोसीड होगी आपके किससे, E2 मैकेनिज्म से, और E2 मैकेनिज्म से प्रोसीड होगी तो ये कार्बन अल्फा कार्बन और ये बीटा, ठीक है, ये सेम ही है बेसिकली। तो यहां पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, CH3 यहां पे बनेगा CH, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर CH2।
यहां पर वीक बेस है, मतलब SN1 और E1 के बीच में कंपटीशन होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर बहुत सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पॉसिबल है। अगर हाई टेम्परेचर होता तो एलिमिनेशन, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन ही मेजर होने वाला है। तो यहां पर हाई टेम्परेचर है नहीं, मतलब ये रिएक्शन SN1 पास से मूव करेगी और SN1 पास से मूव करेगी, तो ये Br निकलेगा, उसकी जगह पर ये सब्स्टिट्यूट होगा न्यूक्लियोफाइल और आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3, यहां पर CH, यहां पर OC डबल बॉन्ड OCH3 और यहां पर आपका सिंगल बॉन्ड CH3। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में आपका अगर चार्ट दिमाग में है तो क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएंगे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को लेकर है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, यहां पर आपके पास CH3OH, वाटर, CH3O नेगेटिव, HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव। अब जानते हो कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है भाई, वो SN1 और E1 के बीच में कंपटीशन होता है। SN2 देता नहीं है, लेकिन E2 जरूर हो सकता है। अब यहां पर आप थोड़ा गौर से देखो कि ये आपका न्यूट्रल स्पीसीज है, और न्यूट्रल स्पीसीज मतलब ये वीक बेस है, ये भी आपका वीक बेस है, ये आपका नेगेटिवली चार्ज है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, नेगेटिवली चार्ज है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये नेगेटिवली चार्ज है, स्ट्रॉन्ग बेस है। यहां पर अगर वीक बेस है तो यहां पर इन दोनों में SN1 और E1 के बीच में कंपटीशन होगा। स्ट्रॉन्ग बेस है तो SN2 देता नहीं है, मेनली क्या होने वाला है, E2 होने वाला है, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो SN2 तो ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, देता नहीं है, तो मेनली क्या होने वाला है, इन केसेस में आपका E2 होने वाला है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस के केस में आपका E2 होगा, और इन दोनों के बेस में SN1 वर्सेस E1 के बीच में रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। अगर हाई टेम्परेचर नहीं है तो एलिमिनेशन नहीं हो सकता है, तो यहां पर क्या होगा आपके पास, यहां पर होगा SN1, ठीक है। तो यहां पर अगर SN1 का प्रोडक्ट बनाओगे तो SN1 का जो प्रोडक्ट बनेगा यार, SN1 का जो प्रोडक्ट बनेगा, यहां से Br निकलेगा, उसकी जगह पर ये दोनों सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा बेसिकली वो क्या बनने वाला है, एक प्रोडक्ट बनेगा आपके पास CH3, यहां पर C, यहां CH3, यहां CH3, Br निकलेगा, यहां पर OCH3 सब्स्टिट्यूट होगा, और यहां पर अगर वाटर के केस में OH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल होगा, तो यहां पर कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा यार, ठीक है। और ये E2 की अगर मैं बात करूं तो E2 के रेस्पेक्ट में क्या प्रोडक्ट बनेगा, एलिमिनेशन होगा, यहां से Br, ठीक है, ये अल्फा कार्बन मान लो आप, ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में ये सब बीटा है, ठीक है, सेम ही बनेगा प्रोडक्ट। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। और E2 के रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट देखोगे तो यहां पर CH3, यहां पर C, यहां डबल बॉन्ड, यहां पर आपके पास CH2, यहां आपके पास CH3, इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में वो चार्ट ध्यान रखना है यार, चार्ट याद है तो आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के बीच में जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं बड़ी आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, ठीक है, उनकी अपन थोड़ी सी बात करते हैं। नेक्स्ट यार हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए, वो क्या पॉइंट्स हैं उनकी बात करते हैं। जैसा आप जानते हो यार कि अगर आपके पास क्या है, अल्कोहलिक QH है, या अगर आपके पास NaNH2 है, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये दोनों बेसिकली डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं, मतलब -HX करते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं अल्काइल हैलाइड का, ठीक है। वहीं अगर आपके पास क्या होता है यार, वहीं अगर आपके पास जिंक डस्ट होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जिंक डस्ट या जिंक पाउडर है तो वो दो काम करता है। पहला काम वो करता है कि -ZnX2 करता है, डिहैलोजिनेशन करता है, यहां पर ये डिहैलोजिनेशन करता है यार ये, ठीक है, और -ZnO भी करता है, डीऑक्सीजनेशन भी करता है, ये ध्यान रखेंगे, डीऑक्सीजनेशन भी करता है, यहां पर ये एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। और अगर आपका कभी Ag पाउडर गिवन हो तो Ag पाउडर बेसिकली क्या करता है, -AgX करता है, ये ध्यान रखेंगे, -AgX करता है। किस तरह से, जैसे कि अगर एग्जांपल को समझें आप कि आपके पास अगर CH3 है, यहां पर आपके पास CHCl है, यहां पर आपके पास CHCl है, ठीक है, यहां पर आपके पास CH3, इसकी रिएक्शन अगर आप जिंक डस्ट के साथ कराते हो तो बेसिकली होगा क्या कि ये जो जिंक डस्ट है वो ZnX2 को माइनस करता है, तो इस X और ये Cl को लेके निकलेगा, और यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो यहां पर जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा कि यार CH3,
यहां पर CH, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां CH और यहां पर CH3 प्लस आपका ZnCl2 बाहर हो जाएगा। तो ऐसी एलिमिनेशन रिएक्शन आपको देखी जा सकती है, या आपके पास कुछ इस तरह से भी हो सकता है। देखो कि यहां पर CH3, यहां पर C, यहां पर Cl, यहां पर Cl, यहां पर C, यहां पर Cl, यहां पर Cl और ये CH3। अगर इसकी रिएक्शन अगर आप कभी जिंक डस्ट के साथ कराने की कोशिश करते हो तो होने क्या वाला है कि ये जो जिंक डस्ट है वो ये वाला Cl और ये वाला Cl को लेके निकलेगा, ठीक है, ये वाला Cl और ये वाला Cl को लेके निकलेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर 2 मोल आप जिंक ले सकते हो, ठीक है। तो होने क्या वाला है, यहां पर जितने भी X हैं वो निकलने वाले हैं। तो जैसे ये निकलेंगे तो यहां पर आपके पास 3 डबल बॉन्ड, यहां पर 2 डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड यहां पर फॉर्म होंगे, एक पहले से ही था, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा और यहां पर आपका CH3 और प्लस आपका 2ZnCl2 माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। कई बार आपसे Ag पाउडर की बात करी जाएगी, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल कुछ इस तरह से हो सकता है, जैसे कि आप समझें कि आपके पास CHX3 है, आपके पास Ag पाउडर है और दूसरा मोल आपके पास CHX3 है। बेसिकली होने क्या वाला है, Ag पाउडर बेसिकली क्या करता है, AgX को माइनस करता है। तो यहां पर अगर आप 6Ag ले लोगे तो यहां पर क्या होगा, ये 6AgX माइनस हो जाएगा और जैसे ही ये 6AgX माइनस होगा यहां पर, तो होने क्या वाला है आपके पास कि यहां पर ये जो CH है वो आपस में जुड़ जाएंगे। जब ये जुड़ेंगे तो कुछ इस तरह से आपका बनने वाला है और आपका 6AgS माइनस हो जाएंगे। तो Ag पाउडर AgX को माइनस करता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब Ag पाउडर की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। Ag पाउडर का यूज किया जाता है क्लोरोफॉर्म की प्योरिटी चेक करने के लिए, क्योंकि प्योर क्लोरोफॉर्म आपका कोवेलेंट होता है, वो Ag पाउडर के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देता है AgCl का। वाइल जो आपका इंप्योर क्लोरोफॉर्म होता है उसमें इंप्योरिटी होती है फोस्जीन और HCl गैस की, तो वो व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देता है AgCl का विद Ag पाउडर, ये ध्यान रखेंगे। Ag पाउडर इज यूज्ड टू चेक द प्योरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म बिकॉज pure chloroform is covalent, so does not give white precipitate of AgCl, while impure chloroform has impurity of phosgene gas and HCl, so give white precipitate of AgCl। इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका POC में बहुत काम का है, ये ध्यान रखेंगे, POC का पॉइंट है ये। Ag पाउडर प्लस AgNO3 का आप यूज करते हो अगर आपको डिस्टिंग्विश करना पड़े, सेपरेट करना पड़े क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म को, क्योंकि क्लोरोफॉर्म के साथ जो आपका Ag पाउडर है या AgNO3 है वो क्या फॉर्म करेगा, AgCl फॉर्म करेगा और आइडोफॉर्म के साथ ये AgI फॉर्म करेगा। तो और AgCl का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है और AgI का जो कलर है वो येलो है। तो क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म को आप सेपरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ Ag पाउडर प्लस AgNO3। तो Ag पाउडर प्लस AgNO3 इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश क्लोरोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म बिकॉज AgCl आपका व्हाइट होता है और AgI आपका येलो होता है। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में थोड़े बहुत होने चाहिए, ये आपके कई बार काम आएगा। ये ZnO भी माइनस करता है फिनोलिक ग्रुप में, जैसे कि आप समझना ये फिनोलिक ग्रुप है आपके पास, ठीक है, यहां पर OH है। अगर आपका यहां पर जिंक डस्ट आपके पास गिवन है तो बेसिकली ये क्या करेगा, ZnO को माइनस करेगा और ये आपका बेंजीन तैयार है और आपका ZnO बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ZnO डीऑक्सीजनेशन भी देखा जाएगा फिनोलिक ग्रुप में जिंक डस्ट का। तो अल्कोहलिक KOH NNH2 डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करते हैं, जिंक डस्ट डीहैलोजिनेशन और डीऑक्सीजनेशन भी कर सकता है, Ag पाउडर माइनस AgX को करता है। ये एलिमिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए यार, क्योंकि यहां पर कब किस तरह की एलिमिनेशन रिएक्शन आ जाए किसी को नहीं पता है। तो ये पॉइंट आपके अपने दिमाग में रखें कि इस तरह का एलिमिनेशन भी पॉसिबल है यार, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन की पूरी कहानी हुई, कंपटीशन बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन यहां पर आकर खत्म होता है। एलिमिनेशन पूरी तरीके से खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन रिडक्शन ऑक्सीडेशन की बात करने वाले हैं, देन POC आपकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। एक लेक्चर स्पेशल रिएक्शन में एल्डोल कंडेंसेशन, डाइएजोटाइजेशन, ठीक है, कैनिजारो, उन सब की अपन बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।